नमस्कार इंडिया बॉयज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शासन, पुलिस व वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण, पर्यटन और जन सुविधाओं से संबंधित व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा व सुविधा पहुंचाना है। सीएम ने निर्देश दिए कि बरसात समाप्त होते ही मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्यों में प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहे और राहत सामग्री तथा ड्राई राशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रभावितों के लिए रहने, भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाए। फसलों, पेयजल लाइनों और सरकारी संपत्तियों के नुकसान का त्वरित आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नदी नालों के पास निर्माण पर सख्त प्रतिबंध लागू हो और उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हर प्रभावित को मानक अनुसार तत्काल सहायता राशि की व्यवस्था भी की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों का निरीक्षण नियमित रूप से हो और जल जनित रोगों जैसे डेंगू और मलेरिया से बचाव के उपाय सुनिश्चित किए जाएं। सीएम ने वोटर आईडी, आधार या अन्य प्रमाण पत्रों में धोखाधड़ी पर नियमित कार्रवाई करने और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश भी दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस जांच और सुरक्षा प्रबंधन में सख्ती लानी होगी। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय श्रम बल को प्राथमिकता देते हुए तुरंत पुनः निर्माण कार्यों को गति देने, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुनिश्चित करने और 4 धाम यात्रा के लिए सतर्कता से तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय को 15 दिनों में रिपोर्ट भेजे और ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधि, जन सुनवाई चौपाल, बहुउद्देशीय शिविर, सेवा पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम नियमित रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्य में हाल ही की आपदाओं से हुई क्षति का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम सोमवार सुबह देहरादून से विभिन्न जिलों के लिए रवाना हो गई है। टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर प्रसन्ना कर रहे हैं। रवाना होने से पूर्व टीम को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राज्य में हुई आपदाओं की विस्तृत जानकारी और नुकसान का ब्यौरा दिया। केंद्रीय टीम अब उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों का दौरा करेगी और स्थल पर जाकर क्षति का आकलन करेगी। टीम प्रभावित परिवारों, अवसंरचना और राहत कार्यों की जानकारी जुटाकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, जिससे त्वरित राहत और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बता दें, राज्य सरकार ने आशा जताई है कि केंद्र से उचित राहत पैकेज मिलेगा और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। चलिए अब आपको बता दें, प्रदेश के दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों के एक साथ पहुंचने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की खबर मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। चंद मिनटों में सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगजनों को गिरफ्तार कर बसों में बैठा कर ले जाया गया। दिव्यांगजन अपनी लंबी समय से लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना है कि विभिन्न विभागों में दिव्यांग कोटे के पद खाली पड़े हैं, लेकिन इन्हें भरा नहीं जा रहा है, जिससे उन्हें नौकरी और सम्मानजनक जीवन जीने में कठिनाई हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार सिर्फ वादे करती है, लेकिन अपनी जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उनकी मांग है कि सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए और दिव्यांगों के लिए बनाई गई नीतियों का सही तरीके से पालन हो। इस अचानक हुए विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन का कहना है कि मामले को शांतिपूर्ण सुलझाने की कोशिश की जा रही है। राज्य के दिव्यांगजन एक बार फिर आज मुख्यमंत्री आवास यहाँ पर पहुंचे। बिना बताए उनका जो कार्यक्रम था यहाँ पर पहुंचे। जैसे ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो पहुंचे, प्रशासन में एक हड़कंप सा यहाँ पर मच गया। जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर भारी तादाद में पहुंचे थे, पुलिस की तरफ से उनको यहाँ पर एक गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया गया। इन सभी दिव्यांगजनों की एक मांग थी कि जो शासन
जो सरकार में विभागों में जो रिक्त पद हैं, जो बैकलॉग के जो पद हैं, उन पदों को भरने का काम यहाँ पर किया जाए। उन पदों में ये कह सकते हैं कि जो भी सर्विस के पद हैं जो बैकलॉग से भरे जा सकते हैं, उनको यहाँ पर भरने का काम किया जाए। जल्द से जल्द विज्ञप्ति यहाँ पर निकाली जाए ताकि जो उनके ऊपर जो संकट इस समय मंडरा रहा रोटी का, उसको यहाँ पर समाप्त किया जा सके। आज फिलहाल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, ऐसे में इनका जो आक्रोश है वो शांत होने वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लोग संख्या में भले ही कम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी उन मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें उनकी मांगों को अब तक अनसुना करने का काम यहाँ पर किया जाता। जिस तरीके से ये लोग शांत तरीके से यहाँ पर पहुंचे थे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उनका ये आक्रोश और यहाँ पर भड़कता हुआ नजर आएगा। अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती या कोई उचित निर्णय यहाँ पर नहीं ले पाती है, तो ये समझा जा सकता है कि इनका आंदोलन और उग्र होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन सुना था तभी केंतुरा, इंडिया वाइट से राघव। चलिए अब खबर जसपुर से, जहां के तराई पश्चिम वन विभाग के परतरामपुर रेंज में एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला। देर शाम गुलदार ने भोगपुर डैम निवासी 19 वर्षीय युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। आसपास के लोगों के शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि युवक के हाथों पर कई घाव के निशान हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। युवक के पिता ने बताया कि उनका बेटा दुकान से सामान लेने जा रहा था, तभी रास्ते में गुलदार ने हमला किया। उन्होंने वन विभाग से सुरक्षा और मदद की गुहार लगाई है। वन विभाग घटना की जांच कर रहा है और सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। और अब खबर कोटद्वार से, जहां की संस्था प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया हमेशा आपदा के समय आगे बढ़कर मदद करती है। यह संस्था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों में सक्रिय है। हाल ही में उत्तराखंड में आई आपदा में भी इन्होंने अहम सहयोग दिया है। वर्तमान में पंजाब में हालात खराब होने पर टीम के राष्ट्रीय निदेशक अमित सेमुअल और पंजाब निदेशक सलीम मसीह के नेतृत्व में प्रभावित परिवारों को राशन और जरूरी सामग्री वितरित की जा रही है। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया मेडिकल कैंप भी लगाएगा, जिससे बीमार लोगों का इलाज हो सके और महामारी फैलने से रोका जा सके। प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया की टीम आपदा प्रभावितों के लिए समर्पित और सक्रिय भूमिका निभा रही है। देखिए, जैसा हम लोग को पता है कि इस समय पंजाब राज्य के अंदर भी बहुत बुरी आपदा आई है और बारिश और नदियों के पानी के कारण वहाँ के कई ज़िले और गांव बुरी तरीके से वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। कई लोग के घर बह गए हैं, राशन पानी हर तरीके की समस्या हो गई। और एक ऐसा राज्य जो पूरे देश को पालता है, और गेहूँ हो, चावल हो, हमारे पूरे देश में सप्लाई होता है, बाहर विदेश में भी होता है, लेकिन आज इस प्रकार की त्रासदी से पंजाब गुजर रहा है और लोगों की जो जानवर हैं वो मारे जा चुके हैं। तो जैसा कि हम प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया जो है वो लगातार उत्तराखंड और भारत के कई राज्यों में, यूपी में, और हम लोग पंजाब में भी बच्चों की एजुकेशन, स्वास्थ्य, और ऐसे वक्त में जब आपदाएं आती हैं तो हम लोग काम करते हैं। और इसी क्रम में जो है हम लोग जिस तरीके से वहाँ और भी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी जो है यहाँ से हमने ऐसे परिवार जिनको आवश्यकता थी ये भोजन सामग्री और राशन को उपलब्ध कराया है। और अभी तक लगभग 200 से 300 के करीब परिवारों तक जो है कल में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया और लगातार अभी ये काम चलेगा। और अगले हफ्ते से प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया पंजाब के अंदर मेडिकल कैंप को भी जो है लगाएंगे, क्योंकि अभी क्या है कि वहाँ पर बहुत से लोग बीमार भी हो रहे हैं और जो है अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पर उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। और हमारी जो पूरी पंजाब की टीम प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया की है वो वहाँ लगातार लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। तो जो है हम लोग बस यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जो भी स्थिति है वहाँ सब अच्छे से ठीक ठाक हो जाए और आगे ऐसी परिस्थिति में। धन्यवाद। चलिए अब खबर देहरादून से, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय टीम आपदा प्रबंधन कार्यालय पहुंची। टीम ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत की। बैठक का उद्देश्य उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करना है। टीम राज्य के प्रभावित जिलों की स्थिति, राहत कार्यों की प्रगति और आवश्यक संस्थानों की जानकारी ले रही है। विभागीय अधिकारियों ने अब तक हुए नुकसान, प्रभावित परिवारों की संख्या, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे तथा आवश्यकताओं से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि केंद्र से किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है
टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मौके पर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण भी करेगी। इसका उद्देश्य राज्य को त्वरित और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराना है ताकि पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में तेजी हो सके। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। भीमगोड़ा स्थित काली मंदिर के समीप शुक्रवार को अचानक हुए भूस्खलन से रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े पत्थर रेलवे ट्रैक पर गिर पड़े, जिससे ट्रेनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैक के आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया है और वहां लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने आसपास रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने और ट्रैक के पास न जाने की सलाह दी है। रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और जल्द ही ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से कर दिया जाएगा। बता दें, हरिद्वार वाले रूट पर कई ट्रेनें फंसी रही और कुछ को रद्द या कुछ को डाइवर्ट किया गया। प्रशासन ने कहा कि मौसम विभाग से भी सतत संपर्क में है ताकि आगामी संभावित खतरे से सतर्क रहा जा सके। हरिद्वार में भूस्खलन से रेलवे ट्रैक पर मलबा ट्रेनों का संचालन रोका गया। यात्रियों को परेशानी हुई और आपदा प्रबंधन और रेलवे टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद ट्रैक से मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आज प्रातः ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे मनसा देवी जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है रेलवे ट्रैक पर और रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। सूचना मिलते ही जो है सभी संबंधित विभागों को जो है तत्काल सूचना दे दी गई थी कि वहाँ पे तुरंत जो है वहाँ पे राहत कार्य प्रारंभ किए जाए। तो कार्य प्रारंभ हो गया है, शायद जल्दी ही जो है ट्रैक जो है खुल जाएगा। इसके अलावा जो मनसा देवी जो लैंडस्लाइड है उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट होना है उस पर भी कार्रवाई जो है शीर्ष प्राथमिकता में गतिमान है और उसकी भी सैंक्शन जो है भारत सरकार से हमें मिल गई है। अब आपको बता दें, लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे LUCC घोटाले के पीड़ितों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। इस घोटाले में हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। कंपनी ने दोगुना रिटर्न का लालच देकर लोगों से पैसा जमा कराया और फिर अचानक कार्यालय बंद कर फरार हो गई। अप्रैल 2025 में भी पीड़ित महिलाओं ने देहरादून में CM आवास कूच कर SIT जांच की मांग की थी। फिलहाल CBI इस मामले की जांच कर रही है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। पीड़ितों की मुख्य मांग है कि उनकी जमा पूंजी की वापसी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। कुछ पीड़ितों ने बताया कि डिप्रेशन के कारण कई की मौत हो चुकी है और कई अभी भी मुश्किल हालात में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कितना 11 महीने से हम यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं। यहाँ पे कृषि मंत्रालय हुए, सहकारिता मंत्रालय हो गए है, सरकार हमारी गवर्नमेंट सरकार हो गई, सब यहाँ पर मौजूद है, सब यहाँ पर लापता हो चुके हैं और हमारी मांग को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इतना भटक रहे हैं, यहाँ पे लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रखे हैं। कई बहनों के हमने रस्सी अपने हाथ से निकाले हैं, लोग इतना आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे करोड़ों के अरबों के रुपए फंसे हैं। हमारे अपने उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है, यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा भुगतान जल्द से जल्द करें। वो तो इसके बारे में 2023 में पता लग गया था, क्योंकि सोसाइटी को नोटिस मिल गया था कि ये सोसाइटी उत्तराखंड में गलत तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो जनता इसमें पैसा लगा रही थी उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हमें जो पता चलता है वो धनतेरस के दिन 2024 29 अक्टूबर को पता लगता है। उसके बाद से हम कंटिन्यूसली ये जो मैसेज है, ये जो फ्रॉड है, वो हम धामी जी से, पुलिस प्रशासन से, अपने सरकारों से बताने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ हम बता भी चुके हैं और सरकार ने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ ये कहीं ना कहीं गलती सरकार की है। जो हमें यहाँ देहरादून से पहाड़ों में गए, आज हमारे साथ ना खड़े हो रहे हैं और हमारे लाखों रुपए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमें लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि हम मतलब सुसाइड करने के लिए तैयार हो रखे। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब आपको बता दें, उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा ने स्थानीय लोगों को गहरे जख्म दिए हैं। राहत है, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि टेक्नोलॉजी की बात करने वाली भाजपा सरकार आपदा प्रबंधन में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सरकार प्रचार प्रसार में करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं आपदा प्रबंधन में संसाधनों की कमी स्पष्ट रूप से नजर आती है। प्रदेश ने सुझाव दिया कि सरकार को चाहिए कि वह ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग आपदा संभावित क्षेत्रों में करे। इससे समय रहते चेतावनी जारी की जा सकती है और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीख लेनी चाहिए, जहां आपदा प्रबंधन में तकनीकी संसाधनों का बेहतरीन उपयोग होता है। उन्होंने यह भी मांग की कि आपदा प्रबंधन में बजट बढ़ाया जाए और संसाधनों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। नहीं, देखिए, मेरी राज्य सरकार से एक ही अनुरोध है, जितना पैसा आप वाइड पब्लिसिटी में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, टीवी ऐड इन सब में लगाते हैं, उससे बेहतर है ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। सैटेलाइट इमेजिंग से हमें पहली फोरकास्ट पता लग जाती है कि कहाँ पे मौसम किस प्रकार का आना है। आप ड्रोन्स भेजिए ना, आपको जहाँ लग रहा है बादल फटने की शंका है, वहाँ पे आप ड्रोन्स भेजिए। कोई बहुत महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे ड्रोन्स का उपयोग अथवा अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग, क्योंकि वो तो समुद्री तट भी है वहाँ पे। सुनामी को डिटेक्ट करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सायरन बजते हैं। क्या हमारे पहाड़ी राज्य में हर वर्ष केवल दैवीय आपदा इसको बोल दिया जाए, उस पर हमारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उसका उपयोग प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो राज्य सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए। नहीं, देखिए, चलिए अब खबर हरिद्वार से, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार सुबह जनसुनवाई आयोजित की। इस दौरान कुल 81 शिकायतें दर्ज हुई, जिन्हें ध्यानपूर्वक सुना गया। जन सुनवाई में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला योजना के अंतर्गत हुए व्ययों पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की गई। विशेष रूप से सड़कों की तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के आदेशों पर जोर दिया गया। इसके साथ ही आगामी स्वास्थ्य सेवाएं स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने कार्यालय परिसरों व आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी है। शिकायत निवारण और योजनाओं की समीक्षा के साथ बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। देखिए, आज सोमवार को सुबह जनसुनवाई की गई, जिसमें अभी तक 81 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर हुई है और सभी को हम लोगों ने सुना है। यहाँ पर शिकायतों के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू किया गया, साथ ही जिला योजना आदि में जो खर्च हुए हैं उसके बारे में रिव्यू किया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए कि तत्काल सड़कों की जो रिपेयरिंग है वो शुरू हो जाए, उसके बारे में रिव्यू किया गया है। और आने वाला जो स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता का जो हमारा पखवाड़ा शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए गए कि वो अपने अपने कार्यालयों परिसरों में और सभी आसपास के एरियाज में सफाई अभियान बेहद रूप में चलाएं। इसके लिए डायरेक्शन भी हमारे यहाँ से दिए जाए। साहब, हम एसडीएम के पास है, यहाँ से 2-2.5 महीने हो गए। पटवारी जी को दिखाया था मकान, अब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। और हमारे बच्चे बहुत परेशान है, पूरी रात जाग रहे हैं बैठ बैठ के। बारिश में बुरा हाल हो रहा है और पानी बाल्टी से काट रहे हैं। चलिए अब आपको बता दें, बालावली स्टेट हाईवे पर उस समय तनावपूर्ण हालात बन गए जब मांस से भरे एक टेम्पो ने सड़क किनारे चल रही गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद स्थानीय युवकों ने टेम्पो को घेर लिया और चालक व उसके साथी को पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने टेम्पो में तोड़फोड़ करने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात काबू से बाहर होते देख एसपी देहात शेखर सुयाल, सीओ नताशा सिंह सहित कई थानों की पुलिस मौके पर बुलाया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने टेम्पो चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने साफ किया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और माहौल को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब खबर हरिद्वार से, जहां काली मंदिर के पास पहाड़ी से भूस्खलन हो गया है। पहाड़ी से रेलवे ट्रैक पर मलबा गिर गया। लोहे की जालियों को जी तोड़ते हुए बड़े बड़े पत्थर रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए। पत्थर गिरने से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया। सुरक्षा के चलते रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह ही यह भूस्खलन हुआ, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो गया।
कुछ दिन पहले भी इसी स्थान पर मलबा आया था। इस पर घटना के बाद हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। मौके पर रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं और ट्रैक से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने जल्द स्थिति सामान्य होने का भरोसा दिलाया है। मैं यहाँ पे 6:30 सवा 6 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ रोज। मेरे से पहले एक दूसरा पुजारी होता है जो यहाँ की आरती करता है। तो मैं जब यहाँ रोज का काम है मेरा यहाँ आने का, तो यहाँ जब मैं आया तो खाली जोत बत्ती जलाई और थोड़े थोड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। एक भगत और आए, उनको हमने कहा फटाफट यहाँ से प्रसाद चढ़ाओ और जाओ। उन्हें तो हमने बाहर निकाल दिया। हम जो दो जने से जो रोज के दोनों हैं हम यहाँ मौजूद थे अंदर, और एकदम से पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। लेकिन हम मंदिर के अंदर ही थे। फिर घर की बेटी के पंडित जी आए, उन्होंने भी प्रसाद चढ़ाया। उस टाइम तक थोड़ा ही पहाड़ गिरा था इस साइड का, जिधर ये शंकर जी का मंदिर है, वहाँ बिल्कुल क्लियर था। उनको भी हमने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। जो वो चले गए तो फिर हम भी वहाँ से निकल लिए, वहाँ मत्था टेका बाहर आ गए। तो मंदिर को कोई नुकसान? मंदिर के अंदर कोई नुकसान हुआ, वो खाली है शंकर जी का मंदिर था, शिव परिवार, तो वो सारा टूट गया। इसके बाद कोई राहत बचाव दल? बाकी अभी तो कोई नहीं है, फिलहाल ये रेलवे वाले अपना अपना काम कर रहे हैं। और अब खबर पौड़ी से, जहां जिला पंचायत सभागार में नवगठित जिला पंचायत की पहली बैठक हुई, जिसमें 37 नवनिर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों ने अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला को सामने रखी। बैठक में हाल ही में आई आपदा से हुई जनहानि और नुकसान पर चर्चा करते हुए राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने की मांग की गई। कुछ सदस्यों ने समितियों के गठन का लेकर असंतोष भी व्यक्त किया। अध्यक्ष रचना बुटोला ने कहा कि उनकी प्राथमिकता आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को गति देना है। उन्होंने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर बेहतर कार्य करने और सहयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष ने असंतुष्ट सदस्यों से संवाद की अपील करते हुए कहा कि साथ मिलकर अगले 5 वर्षों में जिला पंचायत को नई दिशा दी जाएगी। आज हमारे सदन की प्रथम बैठक थी, जिसमें हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण और हमारे जिला पंचायत के सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। और इसमें हमने सभी लोगों ने आगे किस तरह से हमने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने हैं उस बारे में चर्चा की, और उसके बाद सबकी सर्वसम्मति से समितियों का गठन किया गया। ये सदन में रूठना मनाना चलता है, और हमारा यही रहेगा आगे कि जो हमारे रूठे हुए सदस्य हैं उनको मनाया जाएगा, और सही ढंग से हमने 5 साल में अपने इस सदन। और अब खबर रुड़की से, जहां नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर के कई वार्डों में जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक जलभराव कृष्ण नगर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां घरों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है और आम आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लेकिन जल निकासी के लिए पंप और टैंकर लगाए गए हैं। हालांकि स्थानीय लोग निगम की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद निगम के अधिकारी सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों ने नगर निगम से तत्काल और प्रभावी समाधान की मांग की, ताकि उन्हें राहत मिल सके। में बोल के देते कृष्णा नगर में नाला और नाली की सब सुविधा देंगे, हम इलेक्शन में जीत लेंगे। मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कृष्णा नगर में। अगर कोई प्रतिनिधि नहीं आता है तो क्या करेंगे आप लोग? मेरा कहने का मतलब है कोई नहीं आता, मैं तो भूख हड़ताल में बैठूंगी। यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे? कुछ होगा ना, मेरे मरने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार होगी। विगत 15 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश चल रही है, और बारिश के कारण जो है हमारे जैसे पनियाला रोड है, शिवपुरम है, गंगोत्री कुंज है, इसके साथ साथ वार्ड नंबर 22, 23 जो हमारा सलेमपुर है, कृष्णा नगर है, कृष्णा नगर की अलग अलग गलियां हैं 12, 16, 20, 22, तो कई जगह जो है जल भरा हुआ था। लेकिन और इसके साथ साथ हमारे जो पिटकुल और इनके एक्शन विद्युत और जल निगम के ऑफिसेज हैं, वहाँ भी हमारे पंप लगे हैं। करीब 2.5 दर्जन से ज़्यादा पंप और मोटर लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर लगे हैं। पानी निकासी की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण हम उस प्रभावी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं जैसे होना चाहिए, और कई मोहल्ले में दोबारा भर जा रहा है या हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो उसमें भी कोशिश की जा रही है। इसी दौरान चूँकि बार बार पानी निकासी में या बारिश होने पर हमारी मोटरें भी फूक जा रही हैं, उसको रिपेयर करने में भी समय लगता है, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके वो पानी की निकासी करवाई जाएगी। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।